Hello, guys, welcome to Students Faith. Keep doing, keep learning, keep faith, and keep growing. अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। पिछली वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है कि हर एक बंदे को एक जॉब पोजीशन मिलती है, एक अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। इसी से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर शेप दी जाती है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है क्या, डिसाइड किया जाता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज़ या सब ऑर्डिनेट्स को मैनेज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, पढ़ तो हम लोग बुक से भी सकते हैं। आप लोग क्लासेस भी अटेंड करते होगे, अपनी क्लास में जा रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन यूट्यूब पे हम अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको 2-3 कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उन चीज़ों पे भी काम कर सकूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो में क्या कमी है और आपको कुछ ही दिनों में उन टॉपिक्स पे न्यू वीडियो मिल जाएगी अगर आप कोई भी डाउट बताते हैं तो। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि अब हर एक बंदे को पता है कि मैंने किसको रिपोर्ट करना है, मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, कोऑर्डिनेशन किसके साथ करना है, ठीक है। अगर तो मेरा मटेरियल डिस्पैच होना है तो डिस्पैच में किसकी ड्यूटी है, कौन क्या काम कर रहा है। अगर बिलिंग करानी है तो बिलिंग में अकाउंट्स में मुझे किसके साथ मिलना है, कौन सा बंदा जो है वो इस टाइप के अकाउंट्स में डील कर रहा है, लेजर किससे मिलेगी, बिलिंग कौन कर रहा है। तो जब हम लोगों को ये सब कुछ पता है तो इससे बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक ईजी रहता है, एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा रहता है। इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक मैनेजर का इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है। अगर वो मैनेजर अपने अंडर ज़्यादा मेंबर्स को डील करने की कैपेसिटी रखता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, देन दे कैन हैव लार्ज स्पैन। फिर कुछ और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि नेचर ऑफ जॉब किस तरह का है। अगर तो चैलेंजिंग जॉब्स है तो फिर स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रेफर किया जाता है। एम्प्लॉयज़ इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है, क्या एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल है, क्या वो लार्ज स्पैन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो एम्प्लॉयज़ जो है वो अनस्किल्ड हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत रहेगी, तो उन केसेस में स्मॉल स्पैन को ही कंसीडर किया जाता है। कि जब भी हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के किसी भी टॉपिक की, जब हम एक नए पॉइंट की बात करें, चाहे हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, चाहे हम आगे अगली वीडियोस में बात करेंगे स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की या कंट्रोलिंग की, इन सभी में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। वो कॉमन पॉइंट्स ये हैं कि अगर हम इन चीज़ों को कर रहे हैं तो कुछ एडवांटेजेस रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होता है। हमारे आसपास के रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। जब वो अच्छे से यूज़ किए जा रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करेंगी और इसी की वजह से एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती जाएगी। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे। ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट टिप बताई है कि हर एक टॉपिक के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉमन पॉइंट्स हर किसी में आएंगे जब आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं।
हमने पीछे पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में। फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस हमने अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। एक बंदा जो है वो सेलिंग कर रहा है तो वो सेल्स में आ गया, एक बंदा जो है वो बिलिंग कर रहा है या अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है वो अकाउंट्स में आ गया, एक बंदा जो है वो बैक एंड ऑपरेशंस का काम कर रहा है वो ऑपरेशंस में आ गया। जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, और जो लोग सर्विस में इन्वॉल्व हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे, चाहे वो इंजीनियर्स हैं चाहे वो सर्विस कोऑर्डिनेटर है। तो एडवांटेजेस तो वैसे मैंने बता दिए, लेकिन एज पर द सिलेबस, एज पर द बुक अब हमें क्या गिवन है कि एडवांटेजेस, कि अगर हम फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन आएगी लोगों में, वो एक अपने फंक्शन को ही रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, और जब वो रेगुलरली एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो उसी में स्पेशलाइज होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इजी सुपरविज़न रहेगी। अब इजी सुपरविज़न क्यों रहेगी, क्योंकि अब हर किसी को पता है कि उसने किसको रिपोर्ट करना है। जैसे हमने बोला था कि रोल की क्लैरिटी रहेगी, एम्प्लॉय रिलेशन की क्लैरिटी रहेगी। जब क्लैरिटी है हर चीज़ की तो सुपरविजन भी तो इजी होनी है ना। अब हर किसी को पता है मुझे कौन से काम के लिए किसके पास जाना है, तो इसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो भी अच्छा होगा। अब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो मैनेजरियल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, क्योंकि अब जो मैनेजर्स हैं उनका भी काम जो है वो डिफाइन है। अब उस मैनेजर को पता है मैंने सर्विस डिपार्टमेंट के लोगों को देखना है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को देखना है या सेल्स के लोगों को देखना है। तो जब वो सेम फंक्शंस को बार बार परफॉर्म कर रहा है, पहली बार उसे लगा यार मेरे से ना ये कमी रह गई है, जब उसने इवैल्यूएट किया उसे पहली बार में कुछ कमी नज़र आई, उसने कहा ये कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम वो वाली कमी नहीं रही, लेकिन जब उसने इवैल्यूएट किया उसे लगा अभी ना वो तो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। ऐसे जैसे जैसे वो इम्प्रूव करता जाएगा मैनेजर, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती जाएगी। तो इसीलिए हमने किया था पीछे, जब भी हम बिजनेस स्टडीज़ के किसी भी टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें कुछ एडवांटेजेस के पॉइंट्स जो है वो कॉमन रहेंगे। कौन कौन से किए थे हमने? एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगी, इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव करेगी, प्रॉफिट्स जनरेट होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगी, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होएगी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रहेगा। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया है। हर डिपार्टमेंट का फोकस अपने ऊपर है, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आए। डिपार्टमेंटल हेड का एटीट्यूड किस तरह का है? कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, सर वो डिपार्टमेंट का हेड है। जैसे कि हमने अभी बात की कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में यूपीएस वगैरह की सेल हो रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में सर्वो वगैरह की सेल हो रही है। कई बार क्या होता है कस्टमर की तरफ से कोई सर्वो वाले डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम चल रही है तो उसने यूपीएस वाले डिपार्टमेंट को बता दिया। तो इन चीज़ों की वजह से दोनों डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट आ जाती है कि तुम मेरा फीडबैक क्यों ले रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है हर डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो सोचने लग जाता है कि ये मेरा अलग डिपार्टमेंट है तो इसका मेरे से रिलेशन होना चाहिए, ना कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से, उसके पास मेरी क्वेरी नहीं जानी चाहिए या फिर मेरी कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी की। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है और वो एक ही फंक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और अगर उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट भी करना पड़े तो वो पॉसिबल नहीं रहता है। अभी हम सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशलाइजेशंस या डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, कि अब एक कंपनी है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी।
अब ये कौन सी कंपनीज के लिए सूटेबल रहेगा? जहाँ पे डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या रहेंगी कि ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होएगी यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट ऑफ टास्क हो रहा है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो किसको करेंगे? जो प्रोडक्ट हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अकाउंटेबल होंगे, उसको रिपोर्ट किया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। जो सुपीरियर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो मैनेजर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी है, डिलेस कम हो रहे हैं, तो वही चीज़ आ जाती है कि हमारी एक्सपेंशन अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, इफेक्टिवनेस जो है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्योंकि अब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग मैनेजर होगा। प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली अब हम डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं कि अब उसी प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए हमें सेल भी चाहिए, अकाउंट हैंडल करने के लिए टीम भी चाहिए, अगर डिस्पैच करना है मटेरियल तो डिस्पैच के लिए भी टीम हायर करनी पड़ेगी। अगर सर्विसेज है तो सर्विस के लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए होंगे कि फील्ड में कौन जाएंगे या फिर सर्विस सेंटर में कौन से रहेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर रिसोर्सेज भी हमें उसी के अकॉर्डिंगली चाहिए होंगे जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी थोड़ी बहुत वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।